चलिए, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें चैनल पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो। तो चलिए आज बात करेंगे टॉपिक चुंबक तत्व या मैग्नेटिज्म पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले मैं करवा दिया हूँ, आप लोग जरूर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर बाय चैप्टर हम स्टार्ट कर दिए हैं और सारे चैप्टर का यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सारा नोट्स आपको मिलते रहेगा, ठीक है। इससे पहले जो है मैं इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट कराया हूँ 2 पार्टों में। ये भी आपको रेलवे साइंस के नाम पर आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, वहीं से क्लिक करके आप सारा वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। समय पर रहते हुए कंप्लीट हो जाएगा, बाकी जो है आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज का पार्ट 2 चुंबक तत्व मैग्नेटिज्म। क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, टॉप 20 एमसीक्यू लगाने वाले हैं आज, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है 31 से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर 30 तक पार्ट 1 में आप लोग देख लीजिएगा मैग्नेटिज्म से, ठीक है। तो चलिए 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। एक स्थिर चुंबकीय हमेशा दर्शाता है, एक स्थिर मैग्नेट होता है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जो मैग्नेट होता है वो हमेशा जो है नॉर्थ और साउथ की ओर दर्शाता है, ठीक है। इसको बीच में तोड़ दोगे तो वो फिर नॉर्थ और साउथ में बढ़ जाता है। तो ये हमेशा ऑलवेज जो होता है नॉर्थ और साउथ की ओर इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है कि एक स्थिर जो चुंबक होता है वो हमेशा जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण को दर्शाता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए 32 में कि फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसके माध्यम में होता है, किसके माध्यम में होता है, उसका परागणता करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 33 में कि वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। अनुचुंबकीय जिसको बनाया जा सकता है उसको हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 33 में, ये 34 में, 34 में कह रहा है कि चुंबकीय सुई जो होता है किस तरफ संकेत करता है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, अलग अलग टाइप से पूछता है कि इंगित कब करता है, ये चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है। अब 34 वाला आंसर दीजिएगा। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर इंडिकेट करता है ना, इंडिकेट करता है यानी सूचित करता है, ठीक है। ये अगला जो है क्वेश्चन नंबर 35 में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शाता है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शाता है, तो ये विद्युतीय चालक में बल की दिशा और जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो तभी ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 36 में कि निम्नलिखित कथनों पर कौन असत्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो है फॉल्स है, ठीक है। तो किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, आपको बताना क्या किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, नहीं। विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज श्रे ऑर्स्टेड ने किया था, तो आप बोलिएगा सर नहीं, ठीक है। यदि कंपास सुई की चुंबकीय के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है। एक मिनट कह रहा है कि असत्य है, फॉल्स बताना है ना। तो किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र तो होता ही है, तभी तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है ना। और विद्युत चुंबकीय प्रभाव यानी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट का जो खोज किया था वो ऑर्स्टेड ने किया था, ये भी सही है। यहाँ आपको बताना है कि असत्य बताना है, ठीक है। किसी कंपास के सुई को जब चुंबक के निकट रखा जाए तो वो हमेशा नॉर्थ और दक्षिण की ओर इंगित करता है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि वह उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी विशेष दिशा में उत्पन्न होता है, नहीं, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर इंडिकेट करेगा और वह दर्शाएगा, ठीक है। ये आपका गलत है। किसी विद्युतीय धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, बिल्कुल, ये भी आपका सही है।
ऑप्शन यहाँ पर बता रहा है कि असत्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है। 37 में कह रहा है कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो नियम है उसका प्रयोग है ना, इसका उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है, तो ये जनित्र को बनाने में किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जनरेटर को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। अगला देखते हैं 38 में कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो डायनेमो जब भी आपसे पूछे तो इसको अलग अलग नाम है, इसको हम लोग जनित्र के नाम से जाना जाता है, इसको जनरेटर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जनित्र भी कहते हैं, जनरेटर भी कहते हैं। ये वर्क जो करता है ये मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वर्क करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को सीधा बदल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। यानी यांत्रिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है उसे हम डायनेमो कहते हैं, या जनित्र कहते हैं, या जनरेटर कहते हैं। ठीक है। तीनों को आप लोग याद रखिएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है ना, दी वर्क प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता नहीं, हटा दीजिए ऑप्शन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है, तो बोलिएगा सर इलेक्ट्रिकल मोटर करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है नहीं। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं जनित्र या डायनेमो या जनरेटर। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है 39 में कि डायनेमो जो होता है उसे विद्युत जनित्र भी कहते हैं, उसे जनरेटर भी कहते हैं, अलग अलग नाम रहता है। ठीक है। तो डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो डायनेमो को जो कार्य करने का सिद्धांत है उसे हम विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, उसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, तो आप बोलिएगा सर फैराडे के नियम के सिद्धांत के अनुसार, या लेंज के नियम के सिद्धांत के, ओम के नियम के सिद्धांत, या फ्लेमिंग के नियम के सिद्धांत। तो विद्युत मोटर जो होता है फैराडे के नियम के सिद्धांत के अनुसार काम करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओम का नियम आपको पता है कि V इक्वल टू होता है IR। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इज इक्वल टू होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखिएगा। ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 41 में कि ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है। नर्म लोहे बिल्कुल सही है, निकल नहीं, सबसे अधिक पूछ रहा है ना, तो स्टेनलेस स्टील नहीं, नर्म लोहे हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्ट आयरन बोलते हैं। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो जो होता है सॉफ्ट लोहा का बना रहता है, आयरन का बना रहता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन से है, अब क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 का कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो आधारित है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर नहीं, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। बिल्कुल सही होगा, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो आधारित है। स्व प्रेरण भी नहीं होगा, अन्य प्रेरण भी नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 में। देखिए 43 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो हमेशा जो होता है एसी करंट को एसी में ही चेंज करता है, वो ऐसे ही वर्क करता है, कभी हाई को लो में करता है, ज़रूरत पड़ता है तो उसे लो और हाई में करता है। ठीक है। इसका यही काम है, वो हमेशा डीसी एसी में नहीं चेंज करेगा। ठीक है। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी करंट पर ही काम करता है, लेकिन एसी को जब डीसी में काम करता है, परिवर्तन करता है, उसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है। उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है। इसको याद रखिएगा, जो हम लिखवा रहे हैं उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है।
ट्रांसफार्मर का क्या है, तो डीसी को एसी में परिवर्तन रेक्टिफायर करता है, एसी वोल्टेज को घटाता है, वो बढ़ाने का उपयोग करता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, चारों ऑप्शन हो सकता है, एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तन किसका काम होता है, तो रेक्टिफायर का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल मोटर करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर करता है, जनरेटर करता है, डायनेमो करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंज का नियम क्या है। अब यहाँ पर लेंज का जो नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है, या मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन आधारित है, या एनर्जी संरक्षण पर आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, या मास और एनर्जी यानी द्रव्यमान ऊर्जा दोनों पर, बोथ द एनर्जी बोथ द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। क्या होगा इसका आंसर, तो लेंज का नियम हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 में। 45 में क्या कर रहा है कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं परिणामी ध्रुव, उसको मैग्नीट्यूड पोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। 46 में कह रहा है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, वो खुद ही एक बहुत बड़ा चुंबक है, तभी तो किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक होता है जिसका चुंबकीय क्षेत्र किसी दिशा में विस्तृत होता है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर। लेकिन यहाँ पर दक्षिण से उत्तर यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ से ये साउथ की ओर इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। क्वेश्चंस को पूछने का अलग अलग तरीका रहेगा एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लोहा का क्यूरी ताप क्या होता है। आप यहाँ पर आपको बताना है कि क्यूरी जो होता है, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर सबसे पहले जान लीजिए ये होता है क्या, ठीक है। लोहा तो आपको पता है कि मैग्नेट ये मेटल होता है, ठीक है। लेकिन क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, तो क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जो किसी भी मेटल के टेम्परेचर को दर्शाता है कि वह डिग्री सेल्सियस में कितना है या फ़ारेनहाइट में कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लोहा का यानी आयरन का पूछ रहा है क्यूरी टेम्परेचर, किसका पूछ रहा है, आयरन का पूछ रहा है, ठीक है। आयरन का क्यूरी टेम्परेचर यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शन में क्या है कि 450 डिग्री सेल्सियस, क्या लोहा का 450 डिग्री होता है, तो बोलिएगा सर नहीं होता है, ठीक है। 575 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं होता, ये भी हटा दीजिए, ठीक है। 635 नहीं होता है, 780 होता है, बिल्कुल 780 हो जाएगा लोहा का क्यूरी टेम्परेचर। और निकल का होता है 368, किसी में 365 68 लिखा रहेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला जो यदि हम देखा जाए तो 48 में चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरण में से किसका अति आवश्यक भाग होता है, तो आंसर बोलिएगा सर ये तो बुलाने की घंटी का भी होता है, जैसे घंटी होता है ना बेल वाला घंटी, पंखा की भी होता है, और धुलाई मशीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 49 में कि चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया आदि को आकर्षित करता है, वे प्रतिकर्षक भी कर सकता है, ठीक है। वे प्रतिकर्षित भी करता है यानी अट्रैक्शन करता है, रिपल्शन करता है। तो रिपल्शन जो करेगा वो किस केस में करेगा, तो बोलेगा जब प्रति चुंबकीय पदार्थ हो तो ये करेगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 50 नंबर है कि विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान क्या होगा। एंगल ऑफ डीप का मान पूछ रहा है, एंगल ऑफ डीप का पूछ रहा है, ठीक है। पिछले क्लास में डिस्कस किए थे एंगल ऑफ डीप क्या होता है, ठीक है। तो ध्रुव पर पूछ रहा है, ठीक है। पोल पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। पोल पर क्या होता है, पोल पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। पोल मतलब होता है ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होगा। और विषुवत रेखा पर कितना होगा, तो बोलिएगा सर विषुवत रेखा पर तो कम होगा, यानी 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर 51 में कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, ठीक है। एक समान रेखाएं पर बल रेखा क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने मैग्नेटिज्म से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, वो सभी कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इसी प्रकार से आपको पार्ट बाय पार्ट आपको मिलते रहेगा, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सारे टॉपिक वाइज आपका एमसीक्यू मिलने वाला है। ठीक है, हमारे साथ लगातार आप लोग जुड़िएगा। चलिए, थैंक यू।